यहाँ इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, मनोज राम जी का नाम इतना फैला यहाँ से लेके दिल्ली तक कि कांग्रेस पार्टी को भी ये डिसीजन लेने में देरी हुई। सीईसी का फैसला हो चुका, उसके बाद भी कल जाके ये फैसला हो पाया कि उनको सिंबल दे दीजिए, नॉमिनेशन करने के लिए कह दीजिए। इसके लिए हम आप सबों से क्षमा प्रार्थी। आज जो लड़ाई है और चौथे चरण का मतदान बिहार में चल रहा है, 3 चरणों के मतदान में भारतीय जनता पार्टी का प्राय सभी सीटों पर हार तय है। और कांग्रेस पार्टी, मैं विश्वास पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि जो 3 जगह चुनाव लड़ी है, किशनगंज में, कटिहार में और भागलपुर में, भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। आज समस्तीपुर में जहां चुनाव हो रहा है, वहां भी राजद गठबंधन की बुरी तरह हार हो रही है। जो सबसे मजबूत सीट समझा जाता था, यहाँ पत्रकार साथी बैठे हैं, जरूर ये लोग भी फोन कर रहे होंगे, बेगूसराय की, जहां प्राय सब लोग गए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, गडकरी जी, आपके बगल के मुख्यमंत्री योगी जी, आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा जी जो पहले कांग्रेस में काम करते थे, सब लोग जाके जितना कसरत करना हुआ, सारा कसरत के बावजूद वहां मैं किसी से आते समय तक पूछ रहा था, इलेक्शन बड़ा टाइट है। तो जब इलेक्शन टाइट हो जाता है तो महागठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। यहाँ बाबू जगजीवन राम जी जैसे, सचिदानंद बाबू जैसे समाजवादी चिंतक और गिरीश बाबा जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पैदा हुए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और देश के नवनिर्माण तक इन लोगों ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त भूमि है तो ये रोहतास कैमूर का इलाका है। और पूरे बिहार को एक बार जब रोहतास ने तय कर लिया, तो पिछली बार जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का गठबंधन जीता था, लेकिन इस इलाके से पूरे बिहार में जब संदेश गया तो 2020 में अंतर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन में केवल 12,000 का था। अब उससे काफी कारवां आगे बढ़ चुका है और इस बार शायद ही 2, 4, 5 सीट गलती से अगर कोई जीत जाए ये गठबंधन, तो आप कहिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसा कह के यहाँ से मैं गया था। समय कम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। माँ बहनें हमारी बैठी हैं। कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो बन रहा था, और मैनिफेस्टो कैसे बना है, हमारे जो सम्मानित नेता है राहुल गांधी जी, कागज पर नहीं बना है, 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके लाखों करोड़ों लोगों से, सभी माँ बहनों से वो मिले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर 6500 किलोमीटर की लंबी दूरी उन्होंने तय किया। इम्फाल से लेके बॉम्बे तक जाने के क्रम में वहां जरूर वो गाड़ी से, रथ से चले। इधर इस इलाके में भी आए थे, मैं आया था उस बीच में, झारखंड होते हुए जब यूपी जाना था, यहाँ भी सभा हुआ था। और तब जाके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की बात करना, देश भर के की जो गरीब महिला है, जिस तरह का महंगाई बढ़ा है, कमर तोड़ महंगाई से हर घर परेशान है, गरीबों के थाल से सब्जी और दाल तक गायब है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं, जैसे देश का लोग कटोरा लेके उनसे भीख मांग रहा। कोई देश का प्रधानमंत्री ये बात कभी कहेगा नहीं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। आप दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि देश की स्थिति,
देश में पहले ऋण हुआ करता था, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 13वीं पंचवर्षीय योजना तक। जब मोदी जी नहीं थे तो देश पर दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों का कर्ज केवल 54,000 करोड़ रुपया था। आज वो कर्ज बढ़ के 160 लाख करोड़ हो गया। आज खुद कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मैं सेवक हूं, लेकिन 140 करोड़ लोग, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर माँ बहन, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो धनाढ्य व्यक्ति हो, सब लोग 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूब गया। ये देश की स्थिति बनी है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ किसानों का ऋण माफ करने का कोई योजना नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा है कि देश भर में 22 धनाढ्य परिवारों का अंबानी अंबानी सहित, पत्रकार लोग हो, अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो टोक दीजिएगा, 22 धनाढ्य परिवार के लोगों का 16,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। लेकिन किसान मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। किसान, हम भी मंत्री थे भारत सरकार में, मनमोहन सिंह जी के साथ 2004 से 9 के बीच में। या ये सही नहीं है? ये इलाका धान का है, धान पैदा सबसे ज्यादा करता है ये इलाका। और जब स्वर्गीय वाजपेयी जी सत्ता छोड़ के कांग्रेस को दिए थे, उस समय 550 रुपया आपके धान का कीमत मिलता था प्रति क्विंटल। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो सीधे हम लोगों ने दुगना, उसको 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया था। गेहूं का जो कीमत आपका 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया था। और उसी तरह से सारा तेलहन दलहन, उसके पहले भी अगर एक बात याद होगा किसी को, हम लोग मंत्री बने थे, मनमोहन सिंह जी ने बुलाया कि आज हम देश भर के किसान प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं, किसानों से बात करना चाहते हैं। वहां किसान प्रतिनिधियों ने जब ये बात कही तो हम लोग भी हक्का बक्का रह गए कि इस देश में ये सब जो गाड़ियां लगी हैं, जो सेठ साहूकार गाड़ी खरीदने जाते थे, उनको बैंकों से ऋण मिलता था 8% पर, और जब किसान अन्नदाता ऋण लेने जाता था बैंकों से तो उसको ऋण मिलता था 10% पर। फिर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी और उनके अनुशंसा पर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम देश के अन्नदाताओं के साथ इस तरह का बेईमानी और सौतेलेपन का व्यवहार नहीं कर सकते, और 10% से ऋण घटाकर 4% पर किया गया। और यहाँ आप जानते हैं, यहाँ इस इलाके में तो मंडी थोड़ा बहुत है। नीतीश कुमार शासन में जैसे ही आए 2006 में, जगता बाबू हमेशा हमको कहा करते थे, इसी इलाके के वो भी हैं, कि अखिलेश जी एफसीआई से प्रोक्योरमेंट कराइए, मार्केटेबल सरप्लस 50 से 60 लाख मीट्रिक टन धान बिहार के किसान पैदा करते हैं। और खरीदी कितनी होती है? मैक्सिमम खरीदी मेरे आने से पहले 3 लाख का हुआ था, वो भी रघुवंश बाबू मंत्री थे तब। लेकिन मेरे समय में वो बढ़ के 16 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा था। फिर भी मैं को ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा हो गया, होना तो चाहिए था 50 से 60 लाख मीट्रिक टन। और यहाँ से ट्रेनों में भर के किसान अपना अनाज भेजते थे ट्रेडर्स के माध्यम से, और उसको प्रोक्योरमेंट दिखाया जाता था चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब में पैदा हम करते थे, और हमारे चावल का उसका खरीद भी दिखाया जाता था हरियाणा और पंजाब में। ये कितना बड़ा अन्याय है। लेकिन जैसे ही ये काम शुरू हुआ, नीतीश जी की यहाँ सरकार बनी और देश में पहला राज्य बिहार था कि एपीएमसी एक्ट यहाँ लागू हुआ और मंडी को बंद कर दिया गया। बाकी किस तरह से टैक्स के माध्यम से होता है उस पर मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं कर रहा। मोदी जी की सरकार जब से आई है, हाईएस्ट बेरोजगारी पूरे दुनिया में, दुनिया का आप छोड़ दीजिए, दुनिया के जो देश हमारे हैं वो हमसे पीछे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, लेकिन बेरोजगारी दर में अभी हम सबसे आगे निकल गए। मैं
एक श्राद्ध क्रम में गया हुआ था कुछ दिन पहले। राम बाबू यादव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, उसके पिताजी के श्राद्ध में देखे कि कनस्टर भर भर के नेपाल से नौजवान बच्चे, सैकड़ों बच्चे मोटरसाइकिल पर डीजल और पेट्रोल ला रहे हैं। कौतूहल बस में उनसे पूछा कि कहां से क्या ला रहे हो बाबू नेपाल से? तो जी हाँ, वहां तो 20 रुपया प्रति लीटर सस्ता है नेपाल में डीजल पेट्रोल का नाम, तो इसलिए हम लोग ले आते हैं उधर से, नेपाल से इधर बेच लेते हैं, तो पॉकेट खर्चा निकल जाता है। आप समझिए क्या स्थिति है। टैक्स बढ़ा के अभी 100 रुपया पार हो गया डीजल पेट्रोल का दाम। अभी जब ये कहा करते थे पहले चरण के मतदान में कि इस बार 400 पार, गांव में जो जनरल नौजवान माँ बहने यही बात समझती थी कि अगर इस बार गलती से आ गया मोदी फिर से, तो डीजल पेट्रोल जरूर 400 पार कर देगा। ये स्थिति बनी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता 10 साल में। किसी को मिला? जीएसटी और नोटबंदी से जो नौकरियां थी वो भी समाप्त हो गई। 15 लाख रुपए की देने की बात करता था। 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात होती थी। मेरे राज्यसभा में भाषण किए, लोकसभा में भाषण किए, देश भर में घूम घूम के भाषण किए कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे। लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई, ऊपर से जरूर लागत खर्च महंगाई के चलते तिगुना चौगुना जरूर हो गया, और किसान आज भी बदहाल है। मजदूरों की भी वही स्थिति है, हमारी माँ बहनों की भी वही स्थिति है। इसलिए कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में ये कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम हर महिला को 1 लाख रुपया सालाना देने का काम करेंगे। हर बेरोजगार नौजवानों को युवा न्याय की बात राहुल जी ने की है कि हम उसको अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेंगे। और ये जो 30 लाख नौकरियां खाली हैं भारत सरकार के भिन्न भिन्न महकमों में, उसको 3 महीने के अंदर भरने का काम करेंगे, और ये काम आसानी से हो सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव केवल 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में रोजगार और नौकरी देने की बात करते थे। 6-7 सीटों के अंतर से हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जब मौका मिला तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख लोगों को 17 महीने में रोजगार देकर बिहार को दिखा दिया है, यहाँ के नौजवानों को। इसलिए अगर सरकार बनती है तो हम लोग जरूर, कांग्रेस पार्टी वाली सरकार निश्चित रूप से 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी, ये कभी देने वाला नहीं है। कहा करते थे कि हम काला धन बंद कर देंगे। अभी भाषण में एक दिन कहा कि अब विपक्ष के लोग अदानी अंबानी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि टेम्पू भर भर के पैसा ये लोग दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आप खुद महसूस कर रहे हो कि आज भी काला धन है इस देश में। वो पैसा किसको जा रहा है ये जनता जानती है। अदानी जी किसके मित्र हैं देश की जनता जानती है। अंबानी किसके मित्र हैं देश की जनता जानती है। इसलिए आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, और सासाराम ने हमेशा इस देश को राजनीतिक रास्ता दिखाने का काम किया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि मनोज राम को भारी अंतर से यहाँ से जिता के भेजिए, ताकि राहुल गांधी के हाथ को, खड़गे जी के हाथ को मजबूती मिलेगा। हाथ आएगा वही आपका हालात बदलेगा, ये आप समझ लीजिएगा। सभी माँ बहनों, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सबको न्याय मिलेगा। हम जानते हैं समय कम है, नहीं तो मैं और भाषण करता, लेकिन हेलीकॉप्टर फिर उड़ जाएगा, हम लोग यहीं